बात करेंगे जो जो रोज हमारी आंखों के सामने होती है, पर हम शायद उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, एक तरफ शहरों की वो आसमान छूती इमारतें जिनकी खिड़कियों से रात में रोशनी छलकती है, और ठीक उन्हीं इमारतों की परछाई में फुटपाथ पर एक पतली सी चादर में कोई ठंड से कांप रहा है। ये उन हाथों की कहानी है जो शहर बनाते हैं, लेकिन वही शहर उन्हें एक छत तक नहीं दे पाता। हमारी आज की बातचीत इसी परेशान करने वाले सच पर है। हमारे पास साहित्यकार पत्रकार अजामिल का एक लेख है, और इसे पढ़कर लगता है कि ये सिर्फ एक लेख नहीं बल्कि एक तरह का आरोप पत्र है। और हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कड़कड़ाती ठंड दिहाड़ी मजदूरों के लिए सिर्फ मौसम की मार क्यों नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की नाकामी कैसे है। आपने आरोप पत्र शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। लेखक इस समस्या को किसी कुदरती आफत की तरह नहीं देखता। वो इसे एक ऐसी नाकामी के तौर पर पेश करता है जिसके लिए समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। ये उन लोगों की कहानी है जिनके पसीने से शहर चलते हैं लेकिन जिनकी सिसकियां अनसुनी रह जाती हैं। चलिए इसी आरोप पत्र की परतों को खोलते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं इस समस्या के आकार से, क्योंकि जब मैंने लेख में दिए गए आंकड़े पढ़े तो मैं सच में हैरान रह गई। इसमें बताया गया है कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 3 से 4 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 3 से 4 करोड़? हाँ, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। असंगठित क्षेत्र का मतलब है कि इन करोड़ों लोगों के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं, ना कोई पक्की नौकरी, ना कोई मेडिकल बीमा, ना प्रोविडेंट फंड, ना पेंशन। मतलब जिस दिन काम नहीं उस दिन कमाई नहीं। और 60% आबादी, जैसा कि लेख बताता है, वो इसी हाल में जी रही है। ये एक ऐसी अदृश्य अर्थव्यवस्था है जो दिखती तो नहीं, पर जिसके बिना हमारे शहर शायद एक दिन भी नहीं चल सकते। और इसी अदृश्य होने से एक और डरावनी बात जुड़ी है जिस पर लेख हमारा ध्यान खींचता है। हाँ। वो है अदृश्य मौतें। मतलब ये लोग जीते जी तो समाज के लिए अदृश्य हैं ही, मरने के बाद सरकारी आंकड़ों से भी गायब हो जाते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, ये व्यवस्था का सबसे क्रूर पहलू है। लेख समझाता है कि जब कोई फुटपाथ पर ठंड से मरता है तो उसकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया या दिल का दौरा लिख दिया जाता है। अच्छा। तकनीकी रूप से ये गलत नहीं है, लेकिन ये आधा सच है। असली कारण कि उसे ठंड में बिना छत के क्यों सोना पड़ा, उसे भरपेट खाना क्यों नहीं मिला, उसे गर्म कपड़े क्यों नहीं मिले, वो कहीं दर्ज नहीं होता। तो मौत का कारण मौसम बन जाता है। उपेक्षा या लापरवाही नहीं। बिल्कुल। इस तरह हर मौत एक निजी त्रासदी बनकर रह जाती है। व्यवस्था की विफलता नहीं मानी जाती। लेख में एक लाइन है जिसने मुझे सच में झकझोर कर रख दिया। वो दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी को एक क्रूर गणित से समझाता है। आज काम है तो आज चूल्हा जलेगा, आज काम नहीं तो आज भूख है। हाँ, इसकी सादगी ही सबसे ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल, ये कोई जटिल अर्थशास्त्र नहीं है। ये जिंदगी का सबसे सीधा और बेरहम समीकरण है। और सर्दियों में समीकरण पूरी तरह से टूट जाता है। कैसे? आप सोचिए, निर्माण का काम, खेती-बाड़ी, ये सब ठंड और कोहरे में लगभग ठप हो जाता है। तो जो मजदूर कल तक दिन का 550-600 रुपए कमा रहा था, वो अचानक शून्य पर आ जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों तक। और लेख उस रोजमर्रा के मंजर को भी दिखाता है। सुबह सुबह शहर के चौराहों पर, लेबर चौक पर। हाँ, जिन्हें लेबर चौक भी कहते हैं, सैकड़ों मजदूर अपने औजारों के साथ, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में करनी, और आंखों में बस एक उम्मीद होती है कि कोई गाड़ी रुकेगी और उन्हें काम पर ले जाएगी। हाँ, और ये लेख बताता है कि कैसे दिन चढ़ने के साथ साथ उनकी उम्मीद भी ढलती जाती है। शाम को जब वो बिना कमाई के लौटते हैं तो वो सिर्फ खाली हाथ नहीं लौटते। वो अपने साथ निराशा, अपने बच्चों के लिए भूख और ठंड से लड़ने की घटती हिम्मत लेकर लौटते हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, नहीं, ये उनके आत्मसम्मान पर रोजाना किया जाने वाला हमला है। और ये आर्थिक तंगी ये सीधे सीधे उनकी सेहत पर असर करती होगी, है ना? बिल्कुल। मतलब जब पेट खाली हो तो शरीर ठंड से कैसे लड़ेगा? यही तो सबसे घातक मेल है, कुपोषण और ठंड। विज्ञान भी यही कहता है कि जब शरीर को जरूरी कैलोरीज नहीं मिलती तो वो अपनी गर्मी पैदा करने की क्षमता वो खो देता है। और नतीजा होता है हाइपोथर्मिया। हाँ, सांस की बीमारियां, निमोनिया, ये सब उस शरीर पर आसानी से हमला करते हैं जो पहले से ही भूख से कमजोर है। और लेख में एक बहुत ही चुभने वाली बात कही गई है। क्या? कि गरीब के लिए बीमारी का मतलब इलाज नहीं, धीमी मौत होता है। ओ।
क्योंकि सरकारी अस्पताल तक पहुंचना, वहां की लाइन में लगना, दवाइयां खरीदना, ये सब उसके लिए एक और लड़ाई है जिसे लड़ने की ताकत ही उसमें नहीं बचती। यहाँ से चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है। वो कहता है ये ठंड प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। इसका क्या मतलब है? क्या लेखक ये कह रहे हैं कि मौसम ही असली नहीं है? नहीं नहीं, वो मौसम को नकली नहीं कह रहा है, बल्कि वो उसके बदले हुए ज्यादा जानलेवा रूप के लिए हमें इंसानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और ये एक बहुत जरूरी बात है। अच्छा। लेखक का तर्क है कि हमने विकास के नाम पर जो किया है, जंगलों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया, शहरों को कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया, उसने मौसम के पूरे चक्र को ही बिगाड़ दिया है। मतलब अब गर्मियां ज्यादा गर्म होती हैं। हाँ, बारिश बेमौसम होती है और सर्दियां वो ज्यादा तीखी और ज्यादा लंबी हो जाती हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात है, लेकिन उसे सीधे सीधे इन मजदूरों की मौत से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना है, जिसे लेखक अपराध कहता है, वो ये है कि इस पर्यावरण विनाश के लिए जो लोग सबसे कम जिम्मेदार हैं, वही इसका सबसे भयानक नतीजा भुगत रहे हैं। सही बात है। इन मजदूरों ने ना तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाईं, ना ही इनके पास दर्जनों गाड़ियां हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। लेकिन जब जहरीली हवा चलती है या जानलेवा ठंड पड़ती है, तो सबसे पहले वही मरते हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। हम्म। ये प्रकृति का न्याय नहीं है, ये इंसानी अन्याय का नतीजा है। लेख में एक तस्वीर खींची गई है जो शायद हम सब ने शहरों में रात को देखी होगी। फुटपाथ पर कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन वो आग लकड़ी की नहीं बल्कि प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, पुराने टायर्स। हाँ, जो कुछ भी जलने लायक मिल जाए उसकी है। हाँ, और वो तस्वीर दिल दहलाने वाली है। लेखक लिखता है कि ये आग उन्हें गर्मी कम और जहरीला धुआं ज्यादा देती है। मतलब ठंड से बचने की एक हताश कोशिश। हाँ, लेकिन असल में ये धीमी गति से की जाने वाली आत्महत्या जैसा है। उस धुएं में मौजूद जहरीले कण धीरे धीरे उनके फेफड़ों को खत्म कर देते हैं। और पूरा शहर, हम और आप अपनी गाड़ियों में, अपने गर्म घरों में बैठे ये सब देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यही शायद वो सामाजिक चुप्पी है जिसकी बात लेखक कर रहा है। ऐसा क्यों है कि हमें ये सब अब सामान्य लगने लगा है? हमें ये देखकर अब बेचैनी क्यों नहीं होती? क्योंकि शायद हमने गरीबी को स्वीकार कर लिया है, उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा मान लिया है। हम्म। ये हमारी संवेदनहीनता को दिखाता है। हम्म। लेख इस बात पर भी चोट करता है कि कुछ लोग कंबल बांटते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हम्म। लेकिन लेखक इस नजरिए को चुनौती देता है। वो कहता है कि ये दया या दान का मामला नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये न्याय और अधिकार का सवाल है। तो फिर समाधान क्या है? अगर सिर्फ कंबल बांटना काफी नहीं है, तो एक समाज के तौर पर क्या किया जाना चाहिए? लेख एक बहुत ही व्यावहारिक अपील करता है। वो कहता है कि सक्षम परिवारों की अलमारियों में अक्सर ऐसे गर्म कपड़े, स्वेटर, कंबल पड़े होते हैं जिनका वो इस्तेमाल नहीं करते। सही बात है। उन्हें फेंकने या रखे रहने के बजाय जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। ये कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी मानवीय पहल है जो सच में किसी की जान बचा सकती है। ये दान नहीं, एक सामाजिक कर्तव्य है। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है, आखिरी नहीं। बिल्कुल। तो अगर समाज की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जवाबदेही तो उससे भी कहीं ज्यादा होगी। इस पर लेख का क्या कहना है? सरकार की भूमिका पर लेख सबसे तीखी टिप्पणी करता है। वो कहता है कि हर साल एक ही कहानी दोहराई जाती है। ठंड शुरू होते ही अखबारों में खबरें आती हैं। सरकार ने तैयारी पूरी की, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई। हाँ, कंबल बांटने के निर्देश दिए गए। ये सब घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और होती है। मतलब ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं? ज्यादातर मामलों में हाँ, रैन बसेरे या तो होते ही नहीं, या शहरों के किसी कोने में इतनी बुरी हालत में होते हैं कि कोई वहां जाना नहीं चाहता। और राहत सामग्री का क्या? वो नौकरशाही में फंसकर रह जाती है और उन तक कभी नहीं पहुंचती जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई जवाबदेही तय नहीं होती। मौतें होती हैं, खबरें छपती हैं और फिर सब अगले साल तक के लिए भूल जाते हैं। लेख में एक सवाल पूछा गया है जो सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेखक पूछता है, अगर बाढ़ और भूकंप आपदा हैं, तो शीतल लहर भी आपदा है। फिर उसके लिए वैसी ही गंभीर तैयारी क्यों नहीं? हाँ। और ये सवाल ये पूरी बहस का रुख बदल देता है। जैसे ही आप शीतल लहर को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं, सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक तय प्रोटोकॉल के तहत काम करे। अच्छा, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इसके लिए एक अलग बजट तय होता है।
राहत और बचाव के लिए टीमें बनती हैं और अगर लापरवाही होती है तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। ये सिर्फ नजरिया बदलने की बात नहीं है, ये पूरी सरकारी मशीनरी को हरकत में लाने की मांग है। क्योंकि कागज पे बनी योजनाएं किसी को ठंड से नहीं बचा सकती। नीति तभी सफल है जब वो ठंड में कांपते उस आखिरी इंसान तक पहुंचे। तो आज की इस पूरे बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि दिहाड़ी मजदूरों के ठंड से मौतें ये सिर्फ एक दुखद हादसा या मौसम की मार नहीं है। नहीं। जैसा कि अजामिल अपने लेख में कहते हैं, ये एक आरोप पत्र है जो हमारी व्यवस्था पर, हमारे समाज पर और कहीं ना कहीं हम सब पर उंगली उठाता है। ये एक सामूहिक विफलता का नतीजा है। बिल्कुल। और ये हमें उस सबसे बुनियादी और असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो लेख में पूछा गया है। कौन सा सवाल? क्या मजदूर इसलिए मरते हैं क्योंकि वे गरीब हैं, या इसलिए कि हमारी व्यवस्था उन्हें मरने देती है? हम्म। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला इसे उनकी किस्मत बताता है, दूसरा इसे हमारी जिम्मेदारी। और ये लेख हमें यही बताता है कि ये किस्मत नहीं, ये हमारे सिस्टम का बनाया हुआ एक जानलेवा जाल है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। लेख एक चेतावनी के साथ खत्म होता है। वो लिखता है, अगर इस सर्दी में भी हम चुप रहे तो अगली सर्दी और ज्यादा बेरहम होगी। इस चर्चा के बाद एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है। जब समस्या इतनी बड़ी और व्यवस्था से जुड़ी हो तो एक व्यक्ति के तौर पर हमारी भूमिका कहाँ से शुरू होती है? क्या एक पुराना कंबल या स्वेटर दे देना काफी है, या हमें उन नीतियों और उस चुप्पी पर भी सवाल उठाने होंगे जो इस क्रूरता को हर साल जिंदा रखती है?